जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विज्ञान के प्रश्न और ये सभी प्रश्न जो आपकी विगत वर्ष में परीक्षाएं हो चुकी हैं, यूपीपी, यूपी जेल वार्डर और यूपी एसआई की, वहाँ जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ये आज हमारी अंतिम वीडियो है और ये हमारी आज 6वीं वीडियो भी है, जहाँ पर हम साइंस के प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं। और आज हमने प्रश्नों की संख्या 30 की है। इसके पहले हम प्रश्न 25 देख रहे थे। आज हमारा साइंस वाला टॉपिक कवर हो जाएगा और आज के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डे वहाँ पर इतिहास या फिर राजनीति का कोई चैप्टर उठाएंगे और वहाँ से आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वो देते हैं जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। हम आपको लगातार जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से यहाँ पर करवाते हैं। तो प्लीज़ अगर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगामी एग्ज़ामों के लिए ज़रूर यहाँ से मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के रास को। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत आपके सामने दिख भी रहा है। क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न में एक्यूपेंचर विधि है। तो एक्यूपेंचर एक विधि है और ये विधि है क्या, लिखा गया है कि एक प्रागैतिहासिक जंतु का नाम, एक फसल का नाम है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और ट्यूबों में पंचर जोड़ने की विधि है। हालांकि आप इमेज के माध्यम से इसको पहचान भी पा रहे होंगे कि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा की पद्धति है जहाँ पर चेहरे पर या फिर बॉडी में पिन को चुभोकर इसका इलाज किया जाता है। तो पिन को चुभोकर हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं, जैसे माइग्रेन है, जोड़ों का दर्द है, गठिया का दर्द है, इस टाइप के दर्द का इलाज भी हम इससे कर पाते हैं। और यहाँ तक कि जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इस बात की पुष्टि भी करता है कि चीन में जो प्रचलित पद्धति है एक्यूपंक्चर, ये इलाज करने का एक सही तरीका है। WHO भी इस बात को प्रमाणित करता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न आवाज़ में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, क्योंकि आज थोड़ा से हेल्थ सही ना होने की वजह से आपको यहाँ पर आवाज़ में थोड़ा से बदलाव लग सकता है। सो आप इसको थोड़ा से मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि RH कारक मतलब यहाँ पर फैक्टर की बात की जा रही है। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है। जो RH कारक है इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है। तो जो RH फैक्टर होता है, RH कारक होता है, हम जानते हैं जो हमारे शरीर में RBC पाई जाती है, जिनको हम रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है, RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं RH फैक्टर बोलते हैं। और इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा इसको खोजा गया था। और इस उत्कृष्ट खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि RH फैक्टर का नाम किसके आधार पर पड़ा था, किस जीव से जुड़ा हुआ है। जो RH फैक्टर है इसका नाम जो निकल के आया है कार्ल लैंड स्टीनर ने, जो आपके रीशस बंदर पर यह प्रयोग किया था और वहीं से आपके इस प्रोटीन की खोज की थी। तो यहाँ पर जवाब आपका बंदर हो जाएगा। किस बंदर में, तो रीशस नाम का बंदर था, उसी में इस फैक्टर की खोज की गई है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यह लिखा गया है कि कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। जो फॉसिल प्लांट है उससे संबंधित है। पहला ऑप्शन लिखा गया है कि पैलियो बॉटनी विज्ञान है, अगला कीट विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान। जो वनस्पति विज्ञान है इसको हम बॉटनी कहते हैं, इसको हम बॉटनी कहते हैं। और जो कीट विज्ञान है इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जो भूगर्भ विज्ञान है इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा गया है कौन सा विज्ञान फॉसिल मतलब जीवाश्म से होता है। तो फॉसिल प्लांट से संबंधित है, जीवाश्म से संबंधित है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा पैलियो बॉटनी विज्ञान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फॉसिल प्लांट से संबंध आपका पैलियो बॉटनी विज्ञान का है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यह भी जीवाश्म आप जानते हैं, किसी भी जीव के मरने के बाद जो उसके अंश बचते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर जीव ही नहीं, जो आपकी वनस्पतियाँ भी होती हैं उनको भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पत्ती थी और पत्ती की बिल्कुल
जो पत्ते के अंश थे लगभग वो नष्ट होकर विघटित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके कुछ न कुछ अंश अवशेष को दिख रहे हैं यहाँ पर जीवाश्म के रूप में। अगला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यह लिखा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है। जो मनुष्य का शरीर है उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। जो मनुष्य के शरीर है उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। 5 से 6 लीटर इसका बिल्कुल सही और सही जवाब हो जाएगा। और अगर बात की जाए जो महिला है, महिला में थोड़ा से कम हो जाता है। महिला में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। 4 से 5 लीटर पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोढ़ का उपचार किससे संबंधित है। जो कोढ़ है इसका उपचार किससे संबंधित है। यहाँ सल्फोन लिखा है, सल्फर ड्रग्स है, मैग्नीशियम है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोढ़ है, जो कोढ़ बीमारी है ये होता कैसे है। तो ये एक जीवाणु से होता है, एक जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। और जीवाणु का नाम भी है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रोसिस का नाम है। माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रोसिस का नाम है। यही जीवाणु है जो कोढ़ को जन्म देता है। और कोढ़ में आप देखे भी होंगे अपने आसपास किसी न किसी व्यक्ति के हाथ पैर पर ऐसे निशान आपने ज़रूर देखे होंगे। तो जो कोढ़ है इसका इलाज पूछा जा रहा है किससे संबंधित उपचार, तो इसका जवाब आपका सल्फोन बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है आपको यहाँ दिख रहा है कि मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है। जो मानव आबादी में जो महामारी फैलती है, जैसे अभी हाल में आपकी एक बीमारी कोरोना जो बहुत बड़े लेवल पर फैली थी, तो कोरोना जो है या फिर मानव आबादी में जो बीमारियां फैलती हैं बड़े लेवल पर उन्हें कहा जाता है महामारी विज्ञान कहा जाता है। महामारी विज्ञान के नाम से इनको हम जानते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो आपको दिखने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप। अगला प्रश्न है यहाँ दिख रहा है कि मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है। यहाँ भार की बात की गई है, तो भार मतलब सिरसदा, दाब की बात की जा रही, प्रेशर की बात की जा रही। और दाब बराबर होता क्या है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगर इसका हम मात्रक निकालें तो मात्रक 1 भी जाता है। बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है और जबकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। इस हिसाब से हमारा जो सूत्र बनता है वो बन जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा मात्रक यहाँ बन जाता है। और इसका एक मात्रक दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। दाब का एक अन्य मात्रक पास्कल भी होता है। हमें देखना है कि भार न्यूनतम कब, भार कम से कम पड़ेगा पृथ्वी पर, दाब कब कम से कम पड़ेगा पृथ्वी पर। देखिए जब हम एरिया बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने के केस में दाब हमारा घट जाता है, क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो दाब हमारा बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब हमारा घट जाएगा। उल्टा है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब घट जाएगा, क्षेत्रफल घटाएंगे दाब बढ़ जाएगा। इस हिसाब से हमें देखना है। जब वह बैठा होता है तो बैठने पे आपके दोनों पैरों पर आपका प्रेशर पड़ने वाला है। खड़ा होता है फिर भी आपके दोनों पैर पर हो जाएगा। दौड़ेंगे तब भी आपके दोनों पैरों पर हो जाएगा। और जबकि अगर हम लेट जाएंगे तो क्षेत्रफल हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एरिया सबसे ज़्यादा हमने कवर की है लेटने के बाद, और एरिया कवर होगा ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो हमारा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ समझिए, आप सिरिंज देख रहे हैं, सिरिंज की जो आगे वाली नोक होती है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि वहाँ पर पतले रखने का मतलब ये है कि उसके क्षेत्रफल को हमें घटाना है। और क्षेत्रफल जैसे घटेगा हमारा प्रेशर दाब हाई हो जाएगा और वो सिरिंज हमारे शरीर में आसानी से एंट्री कर पाती है। और यहाँ देख रहे हैं जो हमारे टायर होते हैं, जो बड़ी गाड़ियों के टायर होते हैं, जैसे ट्रैक्टर का है, उनके टायर चौड़े होते हैं, क्योंकि हमें दाब को वहाँ घटाना है। क्योंकि अगर दाब नहीं घटेगा तो ये टायर ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक धंस जाएंगे और इससे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। इसलिए हम टायरों को थोड़ा से चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब हमारा कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा हम करते हैं। कंप्लीट हो हमारा क्वेश्चन। ये भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न यहाँ लिखा गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव, पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तब वायु दाब क्या होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा वायु है, ये मान लीजिए पृथ्वी के एक लेयर है, पृथ्वी की परत है, ऊपरी परत पृथ्वी की है, और ऊपर क्या है कि हमें पता है कि पृथ्वी के ऊपर ये पूरा वायुमंडल है, जहाँ हवाएं हैं, बहुत सारी हवाएं हैं।
और मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हम कुछ ना कुछ हवाएं नीचे छोड़ते हुए चले जाएंगे। जब हम हवाएं नीचे छोड़ के जाते हैं तो जाहिर बात है हवाएं छोड़ के जाएंगे तब ऊपर हवाओं का जो दबाव होगा कम हो जाएगा। तो यह लिखा गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना पकाना थोड़ा से कठिन हो जाता है। इसका वजह ये है कि पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ वायु दाब घट जाता है, और वायु दाब घटने की वजह से जो आपका जल है, जल का क्वथनांक जो आपका घट जाता है, मतलब जल कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। इस वजह से वहाँ पर खाना पकाना थोड़ा से कठिन होता है। यहाँ पर समझा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है यह लिखा गया है कि पहाड़ों पर, क्वेश्चन वही रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन लिखा गया है लैंड स्टीनर। यही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लैंड स्टीनर ने ही आरएस फैक्टर की भी खोज की थी। जो आरएस फैक्टर है इनको भी इन्हीं ने खोजा था, आरएस फैक्टर को भी। और इसी के आधार पर हम रक्त ग्रुप को बांटे हुए, जिनमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और यहाँ पर ओ, ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग हैं। इनकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी, और इसी की वजह से इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। और जो बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो जो कोशिका है, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो बात की जाए रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था, कोशिका को खोजा था। और जो कोशिका का अध्ययन है उसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और ऊतकों को अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये हमारा हुआ ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं, पढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है। जो गाय है इसका औसत जीवन काल कितना होता है। पहला ऑप्शन 10 वर्ष है, जो शायद बहुत ही कम लिखा गया। यहाँ 30 वर्ष है, यहाँ 20 वर्ष है, और यहाँ पर 40 वर्ष है। गाय का औसत जीवन काल जो होता है वो 20 वर्ष माना गया है। गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष आपका यहाँ बिल्कुल सही और सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जो गाय का जीवन काल है लगभग 20 वर्ष औसतन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि खून के जो लाल रक्त कण है, खून के जो लाल कण है कहाँ बनते हैं। जो खून के लाल कण है वो कहाँ बनते हैं, मतलब सीधा सीधा है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। को दिख रहा है आपका बोन मैरो, जिसे हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अस्थि मज्जा या फिर इसे हम बोन मैरो कहते हैं। और अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अस्थि मज्जा हड्डी के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह लिखा गया है कि जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है। सो लाल गुलाब है और हरे प्रकाश में इसको देखना है, ये कैसा दिखेगा आप एक बार सोचिए। पहला ऑप्शन लाल लिखा गया, गुलाबी लिखा गया, नीला और काला लिखा गया है। जिसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है काला आपको दिखने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा ग्राउंड में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी खेल के दौरान ही कुछ ड्रिंक पीते हैं, और जिसे हम एनर्जी ड्रिंक भी कहते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ग्लूकोज की होती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो एक बिल्कुल सरल अणु होता है, और आसानी से इसका पाचन हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ से हमें ऊर्जा तुरंत की तुरंत मिल जाती है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर हमने रोटी खाया तो रोटी खाने में हमें वहाँ पर थोड़ा से समय लगेगा, क्योंकि रोटी के जो अणु है या फिर भोजन के जो अवयव हैं, जब तक वे ग्लूकोज में नहीं टूटेंगे जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और हम यदि सीधा ग्लूकोज को ही खा लें तो हमें ऊर्जा जल्दी से ही मिल जाएगी। तो ग्लूकोज यहाँ नहीं लिखा गया, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सुक्रोज हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज भी ग्लूकोज का एक प्रकार ही है, शर्करा का एक प्रकार ही है। सुक्रोज भी हमारा बिल्कुल बेस्ट जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है
कि शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलती है। पहला ऑप्शन दूध लिखा गया। दूध से प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि दूध का सेवन हर कोई नहीं कर पाता है। हालांकि मिलती है और साथ में कुछ विटामिन भी वहाँ से मिलते हैं। और जो सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ से भी आपको विटामिन से ज़्यादा मिलती हैं। और अनाज से आपको ज़्यादा विटामिन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अनाज में आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाते हैं। और यहाँ पर दाल लिखा गया, तो दाल से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। हमारा यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन दाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा गया है कि प्रोटीन के बारे में असत्य है। जो प्रोटीन है उसके बारे में क्या असत्य है। पहला ऑप्शन लिखा गया है प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है। बिल्कुल सही है, सोयाबीन मुख्य स्रोत है और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा भी होती है। और इसके अलावा एक आपका मशरूम भी, मशरूम में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला लिखा गया है कि प्रोटीन से शरीर के सेलों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन से हमारी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो हमारी शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। और प्रोटीन शरीर के विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, जब हमारी कोशिकाएं बनेंगी तो हमारे शरीर की वृद्धि भी हो पाएगी। अगला लिखा गया है कि प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है। ये हमारा गलत है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है जब हम खाते हैं प्रोटीन को, तो इसको बॉडी में कहीं संचित नहीं किया जाता है, इसको बॉडी में कहीं स्टोर नहीं किया जाता है। जितनी आवश्यकता है होती है बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को निष्कासित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ लिखा गया है कि रक्त की प्राकृतिक होती है। जो मानव रक्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। आम्लीय लिखा गया है, यहाँ पर क्षारीय लिखा गया है, यहाँ पर उदासीन लिखा गया है। जो रक्त की प्रकृति होती है, हम ध्यान दें थोड़ा सा, जो रक्त होता है उसकी प्रकृति अगर हम ध्यान दें तो हमें पता होना चाहिए कि रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है। जो रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें, क्योंकि 7 पर उदासीन हो जाता है, 7 पर कोई विलयन उदासीन होता है। और 7 से अगर अधिक है, 7 से अधिक है तो वो आपका क्षारीय हो जाता है, वो आपका क्षारीय हो जाता है। यदि 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से अगर कम है, 7 से कम है, वो आपका अम्लीय हो जाता है। तो अगर यहाँ 7.4 है तो आपका यहाँ पर क्षारीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेलों में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। जो शुष्क सेल होते हैं उनमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा भी होगा आपके घड़ी या फिर रेडियो में जो सेल प्रयोग किए जाते हैं इन्हें हम शुष्क सेल कहते हैं। इनको हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं, फिर प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इनको हम बार बार चार्ज नहीं कर पाते हैं, बार बार चार्ज नहीं कर पाते, रिचार्जेबल नहीं होते हैं, बार बार ये चार्ज नहीं होते हैं, बार बार चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही बार इनको चार्ज किया जाता है। शुष्क सेलों में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। यह लिखा गया है NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड की बात की जा रही है और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला यह लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका हम प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं। जो आपकी सीसा संचायक बैटरियाँ होती हैं, सीसा संचायक बैटरियाँ होती हैं, सीसा संचायक बैटरियाँ होती हैं, या फिर आप यूँ समझिए जो आपकी कार बैटरी होती है, कार की जो बैटरी होती है वहाँ पर हम इस रसायन का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इन्हें हम द्वितीयक सेल भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, जबकि हमारी प्राथमिक सेलें हैं। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न है कि नींबू संतरे जाति से संबंधित, मतलब ऐसे फल जो खट्टे होते हैं उनसे संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। जो आपके खट्टे फल हैं सबसे बेस्ट स्रोत होता है विटामिन सी का, विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत हो जाएगा, जबकि विटामिन ए का आपका पपीता सबसे बेस्ट स्रोत माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्यों। यह लिखा गया जो मक्खन होता है 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्यों। कहने का अर्थ ये है कि जो मक्खन होता है ये अधिक ऊर्जावान है, क्यों है समझते हैं। जो शर्करा होते हैं इनमें हमें कहीं कहीं ग्लूकोज मिलता है, और जो यहाँ पर मक्खन लिखा गया यहाँ पर हमें कहीं कहीं
वसा मिलते हैं। अब एक बात आप समझिए ध्यान से, जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज का 1 ग्राम दहन होता है, 1 ग्राम दहन होता है, और वहीं पर वसा का अगर 1 ग्राम दहन होता है, 1 ग्राम दहन होता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज में हमें ऊर्जा मिलेगी लगभग 4.2 कैलोरी अगर मिलती है, 4.2 कैलोरी मिलती है, तो वहीं पर जो वसा है उससे लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हम ऑप्शन अगर ध्यान दें, शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है, बिल्कुल गलत है। अगला लिखा है मक्खन प्राणियों के लिए उत्पाद है जबकि शर्करा को देता है, गलत है। अगला देखते हैं कि एक वसा में शर्करा के अधिक CH बंध होते हैं, ये हमारा बिल्कुल और बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। शर्करा के पाचन व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन हमारा यही होगा कि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंध होते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एड्स का कारण क्या है। जो एड्स बीमारी होती है इसका कारण क्या है। एड्स इसका फुल फॉर्म में होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जो एड्स है ये फैलता भी एक संक्रामक बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है जो फैलता है, एक संक्रामक बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी जो फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में से फैलता है। तो असुरक्षित यौन संबंध से बीमारी फैलती है। और इसके अलावा यदि माता ग्रसित है इस बीमारी से, तो होने वाली संतान में भी यह बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, हाईएस्ट चांस इसके होते हैं। और दूसरा जो आपका रक्त होता है, संक्रमण रक्त के परिवर्तन से, कहने का अर्थ ये कि कोई व्यक्ति अगर एड्स से प्रभावित है और उसका रक्त अगर आपकी बॉडी में जाता है, चढ़ाया जाता है, तब भी आप एड्स से प्रभावित हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपकी संक्रमण सुई होती है, संक्रमण सुई या फिर हम सीरिंज कहते हैं, संक्रमण सीरिंज के प्रयोग से भी हम एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारा लिखा गया क्वेश्चन कि एड्स का कारण क्या है। तो एक वायरस होता है जिसे बोलते हैं HIV वायरस, HIV वायरस होता है, HIV वायरस इसका जिम्मेदार होता है। और एड्स में जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको नष्ट कर दी जाती है, इसको नष्ट कर दिया जाता है। जो एड्स है इसकी पुष्टि के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, एलिसा टेस्ट, जिससे हम एक तय कर पाते हैं कि व्यक्ति एड्स से प्रभावित है फिर नहीं है, ग्रसित है फिर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न यह दिख रहा है कि लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनके निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। विटामिन C लिखा गया, यहाँ कैल्शियम लिखा गया है, यहाँ पर फॉलिक अम्ल लिखा गया, विटामिन E लिखा गया। हम जानते हैं जो फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल जिसे बोलते हैं विटामिन B9 कहते हैं, विटामिन B9 कहते हैं फॉलिक अम्ल को। और यही हम जानते हैं इसकी कमी से हमें पता है एक बीमारी है, एनीमिया हो जाती है। और एनीमिया बीमारी में रक्त की कमी होती है, तो फॉलिक अम्ल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा विटामिन B12 भी उत्तरदायी है, विटामिन B6 भी इसके लिए उत्तरदायी है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, और जबकि विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को B12, B6 और B9 ये सभी जिम्मेदार है आपकी लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी। बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है कि कौन कठोर जल में उपस्थित होता है। हम जानते हैं जो जल की कठोरता होती है 2 प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं हम अस्थायी बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं अस्थायी कठोरता बोलते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी कठोरता होती है। जो कठोरताएं होती हैं ये 2 प्रकार की हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी कठोरता है। तो जो अस्थायी कठोरता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के जल में घुले होने से होती है, अस्थायी कठोरता। और इस कठोरता को हम
पानी को उबालकर आराम से दूर कर सकते हैं। पानी को उबालकर इसे दूर किया जा सकता है। और जो अस्थायी कठोरता है इसमें कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट पाए जाते हैं, क्लोराइड व सल्फेट पाए जाते हैं, क्लोराइड व सल्फेट पाए जाते हैं। और इसे दूर करने के लिए हम एक विधि है जिसे बोलते हैं जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि या फिर बोलते हैं हम परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। जो दूसरी विधि है परम्यूटेड विधि, तो जियोलाइट विधि या फिर हम परम्यूटेड विधि का प्रयोग करके हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया था कि कौन कठोर जल में उपस्थित होता है, तो हम ध्यान दें यहाँ पर हमारा कैल्शियम सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम नहीं लिखा गया है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आपके अस्थायी में होते हैं, जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट आपकी अस्थायी कठोरता में पाए जाते हैं। जल्दी कंप्लीट हो हमारा क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। निम्न ताप पर जो जीव हैं इनके परीक्षण को हम कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर यूरोलॉजी लिखा गया है। यूरोलॉजी में होता है मूत्र विज्ञान का अध्ययन, मूत्र विज्ञान का अध्ययन। यूरोलॉजी में मूत्र विज्ञान का अध्ययन होता है, जबकि कार्डियोलॉजी में हृदय के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर हृदय की बात की जाती है। और जबकि डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान का अध्ययन होता है। और यहाँ क्रायोबायोलॉजी ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पैतृकता का निर्धारण जो पिता है उसका निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। तो पिता का निर्धारण कौन किसका पिता है, इसकी पुष्टि किस बात से हो सकती है। तो पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। पहला ऑप्शन रक्तदान से, ऐसा बिल्कुल अभी पॉसिबल नहीं है। ब्रेन मैपिंग से भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा डीएनए जांच, हमारे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है। जो अपराध अन्वेषण है उसमें जो डीएनए टेस्ट है क्या सिद्ध करता है। अपराधी की आकृति, अपराधी की संभावित लंबाई, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान को साबित किया जाता है। जो जैविक साक्ष्य होते हैं वहाँ पर जो मिलते हैं उनसे हम अपराधी की पहचान कर पाते हैं। जैसे पसीना हो गया, रक्त हो गया, इन सब से हम जैविक साक्ष्य से अपराधी की पहचान वहाँ पर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कातिल है और मान लीजिए वहाँ पर उसके ब्लड का, रक्त का कुछ हिस्सा वहाँ पर गिर गया और उसे हमने इकट्ठा कर लिया और उससे हम अगर डीएनए टेस्ट करते हैं तो हम पता कर पाएंगे कि यह रक्त किस व्यक्ति का था। या फिर पसीने से भी इसका हम प्रयोग कर पाते हैं। तो पसीना, रक्त, वीर्य, इन सब का प्रयोग करके हम जैविक साक्ष्यों में पहचान कर पाते हैं डीएनए टेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। जो पसीना होता है जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। रक्त जांच है, लाई डिटेक्टर है और डीएनए जांच है। तो डीएनए जांच हमारा बिल्कुल यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए जांच में पसीना को जैविक जांच में हम रखते हैं, जैविक साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यह लिखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्पोत्सर्जन है, जो पेड़ पौधे होते हैं जब उनमें जल की मात्रा थोड़ा सा अधिक हो जाती है तो सूर्य की किरणों द्वारा उनको वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है। तो यह लिखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है। तो पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गलत है। यहाँ जल की मात्रा जलवाष्प निकला जाता है, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पत्तियों में पानी बूंद के रूप में निकलता है, पत्तियों में ऑक्सीजन निकलते हैं। तो पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जो घेंघा रोग होता है किसकी कमी से होता है। जो घेंघा रोग बीमारी होती है किसकी कमी से होता है। सबको पता है इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी में जो आपका थायराइड ग्रंथि, यही जो आपकी थायराइड ग्रंथि फूल कर मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिस वजह से आपके गले का ये हिस्सा निकला हुआ दिख रहा है। तो आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन ये भी। और थायराइड ग्रंथि के सूजने से या फिर उसमें विकार उत्पन्न होने से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक वर्णांध व्यक्ति, वर्णांध जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें किस रंग को नहीं पहचान पाता है। कोई रोगी होता है जिसे वर्णांध है, कलर ब्लाइंडनेस है, वह कौन सा रंग पहचान नहीं पाता है। तो वह पहचान नहीं पाता है जो लाल है और हरा में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता है,
स्पष्ट भेद नहीं कर पाता है, स्पष्ट पहचान नहीं पाता है लाल और हरा रंग में। जैसे यहाँ कोई पॉइंट बनाया जाए, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो बन रहा है ये कौन सा रंग का है, तो आप बताएंगे ये हरा रंग है। तो हरा रंग है तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस तो यहाँ पर नहीं होने की संभावना है, क्योंकि हरा ही है, हरा हमको भी दिख रहा है। तो हरा और लाल में भेद नहीं कर पाता है, इस रोग को हम बोलते हैं वर्णांधता कहते हैं। और इस बीमारी की वजह से रेलवे में आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये आज का अंतिम प्रश्न था और हमने पूरे 30 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले प्रश्न थे। क्वेश्चनों को हम थोड़ा से आज रोज की अपेक्षा कम डिफाइन कर पाए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा से सही ना होने की वजह से हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाए हैं। फिर भी जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धीरे धीरे वक्त भी हो चला है आप सभी से विदाई का। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम फिर से देखेंगे इतिहास या फिर राजनीति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनकी श्रृंखला को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।